साउथ कोरिया, जो कि अपने के ड्रामास बीटीएस, ब्लैकपिंक जैसे के पॉप आइडल से जाना जाता है, जहां हर हफ्ते एक नया के ड्रामा आ जाता है, जिसे देखकर हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि काश हमारी लाइफ भी इनके जैसी होती, काश मैं भी बीटीएस, ब्लैकपिंक के मेंबर जैसा पॉपुलर होता। साउथ कोरिया की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नियॉन लाइट से चमकती सड़कें, लेकिन जहाँ जितनी ज़्यादा चमक होती है उसके पीछे का अंधेरा उतना ही डार्क होता है। साउथ कोरिया, जहाँ स्क्विड गेम सीजन रिलीज होता है, जिसे देखकर हर कोई क्रेजी हो जाता है। हर किसी ने इसे कॉपी करना स्टार्ट किया, यहाँ तक कि आप में से भी किसी न किसी ने डलगोना कैंडी बनाने का ट्राई तो किया ही होगा। ये सीजन देखते ही देखते लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो गया कि अब तक इसके पूरे 3 सीजन आ चुके हैं, और इसी बीच में कुछ इस तरह की फोटोज भी इंटरनेट के ऊपर वायरल हो जाते हैं, जो कि सेम टू सेम स्क्विड गेम जैसी थी। इन फोटो को रियल लाइफ स्क्विड गेम बताया गया था। भले ही ये सारी फोटो फेक थी, जिन्हें की एआई की मदद से टर्की आर्टिस्ट जियाद हुमायती ने बनाया था, लेकिन रियलिटी इससे भी ज्यादा हॉरिबल है। एक्चुअल में जो हुआ था वो स्क्विड गेम से 100 गुना ज्यादा डरावना और ब्रूटल था। साउथ कोरिया में ऐसी कई सारी घटनाएं और टॉर्चर हुए हैं, जिसके बारे में जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 길거리에 없애도록 깨끗하도록 만드는 역할을 했던 게 형제 복지. 뼛속까지 이 내복까지 이 수용본을 이렇게 찍어서 우리 아이들을 우리 뼛속까지 형제 복지원이 내 머릿속이 새기놓고 죽지는 않고 그냥 몸빙글 붕대로 묶고 어쩌고 해. लेकिन आज हम गुआंजू टॉर्चर चैम्बर और ब्रदर होम के बारे में बात करेंगे। गुआंजू, जो कि साउथ कोरिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जहां 1980s में डिक्टेटरशिप थी और साथ साथ मार्शल लॉ भी अप्लाई था। लोगों ने, स्टूडेंट ने इस डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लोग अब डिक्टेटरशिप के बजाय डेमोक्रेसी चाहते थे। शिन डोंग ह्यून, जो कि उस समय साउथ कोरिया का डिक्टेटर था, जिसने कि इन सभी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए टैंक और गोलियों का साथ लिया। जो भी लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर टैंक और गोलियां बरसाई गई। कई लोग और स्टूडेंट्स टैंक के नीचे कुचले गए। 18 मई से लेकर 27 मई तक लगातार लोगों पर गोलियां बरसाई गई। सड़क पर चलते हर किसी प्रोटेस्टर को गोली मार दी गई। शिन डोंग ह्यून लोगों के अंदर डर चाहता था, ताकि अब कोई दोबारा से प्रोटेस्ट ना कर सके, इसलिए उसने कई प्रोटेस्टर को रातों रात उनके घर से उठा दिया। डिक्टेटर का डर लोगों के बीच में बना रहे, इसलिए लोगों पर चुन चुन के गोली बरसाई गई। शिन डोंग ह्यून यहाँ पर भी नहीं रुकता। लोग फिर से प्रोटेस्ट ना कर सके, इसलिए सीक्रेटली टॉर्चर चैम्बर बनाए गए। जिन लोगों ने भी प्रोटेस्ट में थोड़ा सा भी पार्ट लिया था, उन लोगों को रातों रात अरेस्ट करके इस मिलिट्री बेस के अंडरग्राउंड रूम में लाया गया। इस रूम का नाम था टॉर्चर चैम्बर। इस रूम में टॉर्चर करने के लिए थी इलेक्ट्रिकल चेयर, आयरन रॉड, एक बाथ टब और सिगरेट्स। इस टॉर्चर चैम्बर में लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। 17 साल का स्टूडेंट, जिसका नाम कि हम एक्स मान लेते हैं, जिसे इस टॉर्चर चैम्बर में लाया गया क्योंकि उसने कुछ टाइम के लिए डिक्टेटर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। एक्स को इस टॉर्चर रूम में लाकर 3 से 4 दिन तक खाना नहीं दिया गया। उसे डेली 2 से 3 बार इलेक्ट्रिकल चेयर पर बिठाकर शॉक दिया गया। पानी में उसका सर डुबाकर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसे टॉर्चर किया गया। ये सब यहीं पर ही नहीं रुकता, उसे आयरन रॉड से इतना मारा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई और उसके शरीर पर कई जगह पर सिगरेट से जलाने के निशान भी थे। रात को इस टॉर्चर रूम की लाइट बंद कर दी जाती तो सोने भी नहीं दिया जाता था। एक्स को ये वार्निंग दी गई कि अगर उसने दोबारा से प्रोटेस्ट में पार्ट लिया तो अगली बार इस टॉर्चर रूम में उसके साथ उसकी फैमिली भी होगी। ये हाल था मेल का इस टॉर्चर चैम्बर में। फीमेल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। 19 साल की स्टूडेंट वाई, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थी। उसे भी इस टॉर्चर रूम में लाया गया, लेकिन फीमेल के लिए टॉर्चर एक लेवल और बढ़ जाता है। एक नौजवान लड़की औरत के साथ उस अकेले टॉर्चर रूम में क्या हुआ होगा, ये आप खुद ही जान चुके होंगे। ये हाल था प्रोटेस्टर्स का, जिन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये सब कुछ हुआ था गुआंजू अपराइजिंग के बाद। डिक्टेटर का लोगों के बीच में डर बना रहे, इसलिए लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया जाता। कई लोगों को इस टॉर्चर रूम में मार भी दिया जाता। डिक्टेटर का डर लोगों के बीच में बना रहे, इसलिए कई लोगों को जानबूझकर जिंदा छोड़ा जाता, ताकि वे बाहर लोगों को बता सकें कि अगर कोई डिक्टेटर के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो उसका ये हाल होगा। ये सारा टॉर्चर चैम्बर सीक्रेटली हुआ था। ये सब कुछ सीक्रेटली लोगों के साथ हो रहा था। ब्रदर होम में भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस सब की शुरुआत होती है 1950 में, जब कोरिया 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 1956 में कोरियन वार रुक चुका था, लेकिन इस वॉर का इम्पैक्ट साउथ कोरिया के ऊपर काफ़ी बुरा पड़ा था। कई लोग बेघर हो गए, अपनी फैमिली से सेपरेट होकर सड़कों पर आ गए। साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बिगड़ गई। चारों तरफ सड़कों पर, चौराहों, जहाँ कहीं भी नजर आती, होमलेस गरीब लोग देखने को मिलते। साउथ कोरिया अपने आप को दुनिया की नज़र में हाई क्लास, पावरफुल और वेल्थी कंट्री दिखाना चाहता था,
वह नॉर्थ कोरिया को दिखाना चाहता था कि उसका हाल नॉर्थ कोरिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी होमलेस और ऑर्फन चिल्ड्रंस। अपनी रेपुटेशन को सबके सामने बनाए रखने के लिए साउथ कोरिया एक ऐसा कदम उठाती है जो कि होमलेस और ऑर्फन लोगों के लिए किसी हेल्प से कम नहीं था। साउथ कोरिया ने सभी होमलेस लोगों को वेलफेयर सेंटर में भेजना स्टार्ट कर दिया। ये वेलफेयर सेंटर्स होमलेस और ऑर्फन्स के लिए एक हाउसिंग फैसिलिटी थी, लेकिन हाउसिंग फैसिलिटी के नाम पर यहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। साउथ कोरिया सिर्फ होमलेस और ऑर्फन लोगों को सड़कों से साफ करना चाहता था ताकि इनसे कंट्री की रेपुटेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना सके। इन वेलफेयर सेंटर में लोगों को पकड़कर डालने के लिए लोकल पुलिस की क्लीनिंग टीम बनाई गई। इन सेंटर्स में लोगों को लाने के लिए कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि किसे लाना है और किसे नहीं। पुलिस को ऑर्डर दिया गया कि जो जितने लोगों को पकड़कर लाएगा उसे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इस क्लीनिंग टीम ने भी बिना कुछ सोचे समझे लोगों को पकड़कर लाना शुरू कर दिया। इस क्लीनिंग टीम को जो भी कोई पुराने कपड़ों में अकेला बच्चा दिखाई दिया उसे उठाकर इस सेंटर में डाल दिया। लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इस डिटेंशन रूम में भर दिया गया। इन डिटेंशन सेंटर्स का मतलब था कभी यहाँ से ना जाना। अब सड़कें तो पूरी तरह से ऑर्फन और होमलेस लोगों से साफ थी, लेकिन इसके पीछे उतना ही ज्यादा दर्द था। इन्हीं कैंप्स में से एक कैंप था ब्रदर होम, जो कि बुसान का सबसे बड़ा सेंटर था। वहाँ लोगों को प्लेट्यून में डिवाइड करके रखा जाता था। इन प्लेट्यून का एक लीडर होता था जो कि उन लोगों में से ही एक होता था। अगर प्लेट्यून के किसी भी मेंबर ने भागने की कोशिश की तो पूरे प्लेट्यून को टॉर्चर किया जाता था। 8 साल का एक बच्चा जिसे कि ऑर्फन बोलकर इस ब्रदर होम में लाया गया, लेकिन एक्चुअल में बच्चा ऑर्फन था ही नहीं। बच्चे को मार पीट कर वैन में डालकर डिटेंशन सेंटर में लाया गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। उसे रात को ठंडे पानी से नहलाया गया और पूरी रात उसे कपड़े नहीं दिए गए। उस छोटे से बच्चे को रात को हरास किया गया। लोगों को वहां मारा पीटा जाता था। उस छोटे से बच्चे को ये हर रोज देखना पड़ता था। लोगों से पूरा दिन जानवरों की तरह काम कराया जाता था। इस ब्रदर होम्स का डायरेक्टर था पार्क इन योन, जो कि गवर्नमेंट से आए गए पैसों को इन लोगों के ऊपर काफी कम खर्च करता था। पैसों को बचाने के लिए लोगों को खाने के लिए सिर्फ चावल और सड़ी हुई मछली दी जाती थी। सोचो, यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक जानवरों की तरह काम कराया जाता था और खाने में सिर्फ एक चावल और सड़ी हुई मछली दी जाती थी। 38,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए, कुछ टॉर्चर से, भूख से और कुछ बीमारी से, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। गवर्नमेंट इन्हीं से ही फोर्स लेबर कराती थी, जिससे कि गवर्नमेंट को करोड़ों का मुनाफा होता था। 1987 में किंग यॉन, जो कि एक एडवोकेट थे, यहाँ पे पुलिस रेड करवाते हैं, जिससे कि कई लोगों की किस्मत बदल जाती है और कई लोग यहाँ से निकलते हैं। ओलंपिक के प्रेशर के चलते अपनी देश की रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए सरकार ने इन सेंटर्स को बंद कर दिया गया और दुनिया को बताया कि ये सेंटर सिर्फ और सिर्फ होमलेस लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, जिनमें लोगों के साथ कोई टॉर्चर नहीं किया गया। ये सब कहना था सरकार का। लेकिन जब ब्रदर होम से बचकर निकले सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज लिए गए, तब पता लगा चल में लोगों के साथ क्या हुआ था। लोगों की लाइफ स्क्विड गेम से भी ज्यादा भयानक थी। यहाँ पर लोगों को इस टॉर्चर के बदले पैसे नहीं बल्कि उनकी जान दी जाती थी। यहाँ पर लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया जाता था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे कई सारे टॉर्चर रूम्स सेंटर कोरिया में हैं जो कि आज भी चलते हैं, जिसे कि कोरिया पूरी दुनिया से छिपाता आ रहा है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।